Assalamu alaikum students. The topic for today is electrical conductivity. ठीक है, ये वो आउटलाइन है जो हमने पीरियड नंबर 3 के लिए स्टार्ट किया हुआ है. ट्रेंड इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज और जो फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज है वो हो गया है. इसके अलावा पीरियोडिक ट्रेंड्स में हमने पिछले वाली वीडियो में आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लिया था. Now in this video we will discuss electrical conductivity of period number 3 and melting and boiling point of period number 3. So starting with electrical conductivity, पहले हम electrical conductivity को define करेंगे कि ये क्या चीज़ है. As the name indicates, this is the conduction of electricity in the elements of period number 3. ठीक है कि period number 3 के elements में electricity की conduction होती है या नहीं होती. So electrical conductivity is actually defined as this is the measure of amount of electrical current a material can carry. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि किसी भी मटेरियल में जब आप चेक करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट उसमें पास हो सकती है, तो उसके मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है. आपके पास अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इजीली उसमें पास होता है, बहुत ज़्यादा पास होता है, तो हम कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है. लेकिन अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है या अगर होता है तो बहुत कम होता है, तो हम कहते हैं कि ये पुअर कंडक्टर है. सिमिलरली अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये इंसुलेटर है, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है. अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फिनोमिना है, दिस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ चुके होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है. एक्चुअली दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन की तादाद जितनी ज़्यादा होगी, जितनी उसकी फ्लो होगी, तो उतना ही हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा है. सिमिलरली अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है या उन इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन कम है, तो हम कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है. अच्छा, अब हमने पीरियड नंबर 3 में डिस्कस करना है कि एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है. सो द पीरियड नंबर 3 इंक्लूड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल लुक एट द नेचर ऑफ दिस एलिमेंट्स. इन एलिमेंट्स के नेचर को आप अगर देखें तो इसमें क्या है कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, दिस 3 आर मेटल्स. सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड while the remaining group members are non-metals. पहले हम डिस्कस करेंगे मेटल्स को. ठीक है, मेटल्स देखें वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं. मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन. इसके अलावा हम पिछले वाले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1, मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2. ठीक है, सिमिलरली एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3. तो ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 से बिलोंग करने का क्या मतलब है कि सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका थर्ड शेल है, दे ऑल बिलोंग टू पीरियड नंबर 3. तो पीरियड नंबर 3 में अगर ये होंगे तो दे ऑल हैव थर्ड शेल, और थर्ड शेल में अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लें कि वो ऑक्युपाई कर सकता है कम्प्लीटली फिल होने के लिए, तो अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इट नीड 7 मोर इलेक्ट्रॉन. और स्टेबिलिटी तब कोई एटम अटेन कर सकता है अगर उसका शेल या तो एम्प्टी हो या कम्प्लीटली फिल्ड हो. सो इसका जो स्टेबिलिटी है वो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो तब वो स्टेबल हो सकता है सोडियम. इसी तरह मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने के लिए कोई नहीं देगा, एट अ टाइम इसको नहीं मिल सकते. So instead of gaining 6 electron, it prefers to lose this 2 electron. Similarly, in case of aluminium, it has 3 electron in its outer shell, while it needs 5 more electron in order to have 8 electron in its shell. So it prefers to lose this 3 electron. अब जब ये 3 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, so there will be flow of electron
अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर हम किसी मेटल को कंसीडर करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रा करते हैं कि देयर इज अ न्यूक्लियस एज अ सेंटर और द केटायन दैट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम है उससे इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो उनके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज वो आयन हो गया है एंड इलेक्ट्रॉन आर एजेक्टेड आउट ऑफ दिस एटम, इनसे इनके इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और आयंस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और आयंस मौजूद हैं और उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं कि ये मेटालिक बॉन्ड है। अब देखें, इसमें आपको नजर आ रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जब होगी तो इसको हम कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो रही है। बिकॉज मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है या इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना इजीली होगा, जितना ज्यादा होगा, हम कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा है। अब ये बात तो यहाँ से समझ में आ जाती है कि तीनों मेटल्स हैं, तीनों में मेटालिक बॉन्ड है। और मेटालिक बॉन्ड कैसे होता है कि बीच में हमारे पास एटम के आयंस होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो उनको सराउंड करते हैं। उन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज आयन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं कि ये मेटालिक बॉन्ड है। अच्छा, अब तीनों में ये तो क्लियर हो गया है कि सब में मेटालिक बॉन्ड है, तो सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ऑल ऑफ दिस विल शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ये कंपेयर करने के लिए कि किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है, किसकी कम है, इसके लिए हम देखेंगे इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, उतनी ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इट प्रेफर टू लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम प्रेफर टू लूज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन, व्हाइल एल्यूमिनियम प्रेफर टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो प्रेफर करता है टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा ना। तो क्या है कि एल्यूमिनियम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सोडियम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को कंसीडर करेंगे तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी इन तीनों में, जबकि सोडियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, इनकी अगर आप वैल्यूज देखें तो सोडियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू है 0.55। In case of magnesium, it has 2 free electrons, so its value is 0.61. देखिए इंक्रीज हो गई है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है। Similarly, in case of aluminium, there are 3 free electrons, so this value increases to 1. ठीक है, ये देखें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू में इंक्रीज आ गया है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस रिस्पेक्टिव एटम। ठीक है, ये 3 हो गए हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास सिलिकॉन की, और जो सिलिकॉन है दिस इज अ मेटालॉइड। मेटालॉइड का मतलब ये होता है कि जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की तरह शो करता है, कुछ नॉन मेटल की तरह शो करता है। तो ये एक्चुअली दिस इज अ सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का मतलब ये है कि कुछ कंडीशन में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, कुछ कंडीशंस में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करता। इसका जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिलिकॉन हैज अ जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर एंड बिकॉज ऑफ दैट कोवेलेंट स्ट्रक्चर it is not a good conductor, it is a semiconductor. In certain circumstances it conducts electricity, while in other circumstances it does not conduct electricity. ठीक है, इसकी जो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू है जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो वो क्या होती है 0.10। अच्छा, इसी तरह जब हम नेक्स्ट जाते हैं देन वी कम अक्रॉस फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो ये चारों के चारों क्या है, दे आर नॉन मेटल। और इनके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्लोरीन, फास्फोरस जो है उसके आउटर शेल में दिस बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 5। तो इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर शेल। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर नहीं करता बल्कि गेन करना या किसी के साथ शेयर करना प्रेफर करता है। सिमिलर इज द केस विथ सल्फर, इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6। So it has 6 electrons in its outer shell, so it prefers to gain 2 electrons or to share this 2 electrons with other atom. क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 7, तो इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो बजाय 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के इट प्रेफर टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन और टू शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। और आर्गन जो है ग्रुप नंबर 8 से बिलोंग करता है, तो इसका आउटर शेल कंप्लीट है।
अब इस सिचुएशन में जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहते तो हमारे पास इन नॉन मेटल्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. So if they do not have any free electron, it means that they do not show any electrical conductivity. तो ये चार जो नॉन मेटल्स आपके पास आ गए हैं, नॉन मेटल्स, दे आल शो जीरो कंडक्टिविटी, या आप इनको कह सकते हैं कि दे आर नॉन कंडक्टर्स. ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. सो ये हो गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ट्रेंड, कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इन केस ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू इंक्रीजेस. ठीक है. फिर सिलिकॉन के लिए आपने कंडीशन एडजस्ट करनी होती है, वो कुछ कंडीशंस में कंडक्टिविटी शो करता है, कुछ में नहीं करता. एंड व्हेन वी देन गो टुवर्ड्स फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0 हो जाती है. दे ऑल आर नॉन मेटल्स, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये हो गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. नेक्स्ट जो टॉपिक इस वीडियो में हमने पढ़ना है वो है ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन पीरियड नंबर 3. So let us discuss this point, melting and boiling point. Of period number 3 elements. यहाँ पहले हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे. देखें, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है, किसी चीज को मेल्ट करना. इफ यू हैव एनी सब्सटेंस दैट इज इन सॉलिड स्टेट, अब सॉलिड स्टेट में अगर आप उसको हीट करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उस एनर्जी या टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा, वो सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि ये मेल्टिंग है. और जिस टेम्परेचर के ऊपर ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है. ठीक है. एक खास पॉइंट होता है जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट है, उस टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विफाइड होना शुरू होता है, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है. इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि इफ यू हैव एनी लिक्विड, अब उस लिक्विड को अगर आप हीटअप करते हैं या उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो एक टेम्परेचर, एक पॉइंट आपके पास ऐसा आएगा जहां पे ये लिक्विड वेपोराइज होना शुरू होगा. ठीक है. इट स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू वेपर, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि इसकी बॉइलिंग हो गई है, और जिस टेम्परेचर पे ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हुआ है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है. ठीक है. तो ये हो गया है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. अब हम डिस्कस करते हैं किसी पीरियड नंबर 3 में एलिमेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को. इसके लिए हमें उनके नेचर को देखना होगा. वो एलिमेंट्स जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो सॉलिड स्टेट वालों को मेल्ट करना ज्यादा मुश्किल होता है. जो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनके दरमियान बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो उनको मेल्ट करना मुश्किल होता है. जबकि वो वाले सॉलिड्स जो ज्यादा, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक होती हैं, तो उनको मेल्ट करना या उनको बॉईल करना आसान होता है. ओके. सो लेट अस फर्स्ट लुक एट द मेल्टिंग पॉइंट of melting and boiling point of sodium, magnesium, aluminium and silicon. जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये मेटल्स हैं, तो इनका सीक्वेंस अलग होगा. सिलिकॉन का सीक्वेंस हम अलग डिस्कस करेंगे. फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन का हमने अलग डिस्कस करना है. पहले इनके हम बॉन्डिंग को देख लेते हैं, क्योंकि मेल्ट और बॉईल करने के लिए आपने उनके दरमियान बॉन्ड्स को तोड़ना होता है. अगर आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो सॉलिड में बॉन्डिंग अलग होती है. यहाँ पे जो एटम्स हैं, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, जबकि इन लिक्विड दिस मॉलिक्यूल्स हैव अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. और वेपर स्टेट में दिस मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस एटम्स. So in order to bring this solid into liquid or liquid into vapor, we have to break the intermolecular forces in between them. We have to know that what type of intermolecular forces are present in between these molecules. So if we look at sodium, magnesium and aluminium, there is a metallic bond. ठीक है. यहाँ पे क्या है, मेटालिक बॉन्ड है इन केस ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम.
in silicon there is a covalent bond. तो अब इनको हम कंपेयर करते हैं कि इनमें क्या होगा. Okay, so in case of sodium, magnesium and aluminium, there is a metallic bond and the number of free electron increases. Sodium has 1 free electron, magnesium 2, and aluminium has 3 free electron. So number of free electron increases. And due to this increase in free electron, जिस तरह यहाँ पे हमने ये मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर ड्रा किया था कि किसी भी मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि बीच में आयंस होते हैं एंड दे आर सराउंडेड बाय अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड this electron and ions have certain force of attraction between them, which is known as a metallic bond. So if there are more number of free electrons, it means that there is more force of attraction. इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. इट मीन्स के अगर उनके दरमियान फोर्सेस ज्यादा हैं, so you have to provide more energy in order to melt them or to boil them. और इसका मतलब क्या होगा कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा. ठीक है. एल्यूमिनियम के केस में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है. जब ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका अपने जो रिस्पेक्टिव उनके आयंस हैं उनके साथ अट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा होगा. अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, इट मीन्स के आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्रेक दोज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. और अगर आप ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है. सो इन केस ऑफ दिस 3 एलिमेंट्स, when we move from left to right among these 3, number of electron increases due to its attractive force between the nuclei and electron increases, and that's why we say that the melting and boiling point increases in this case. अच्छा, नेक्स्ट बारी आती है सिलिकॉन की. अब अगर आप सिलिकॉन को देखें तो सिलिकॉन का हमने पढ़ लिया है कि वो क्या है, मेटालॉइड है और इट फॉर्म अ जंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर. जंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है और कोवेलेंट जो बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ बॉन्डिंग है. तो इसकी वजह से सिलिकॉन का भी बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है. It has very high melting point and boiling point because this has a joint covalent structure and covalent bond is a strong bond, so that's why it has high melting and boiling point. इनकी वैल्यूज को अगर आप देखें तो सोडियम की जो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू है, सोडियम, then we have magnesium, aluminium and silicon. The value for sodium is 98 melting point. मैग्नीशियम के लिए ये वैल्यू हो गई है 651, while एल्यूमिनियम के लिए वैल्यू इंक्रीज हो गई है 660 हो गई है. बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू सोडियम के लिए है 883. मैग्नीशियम के लिए दिस वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 1107. सिमिलरली इन केस ऑफ एल्यूमिनियम दिस इज 2470. अब जब हम सिलिकॉन की बात करते हैं जिसमें हमने ये पढ़ा कि जंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है उसका, तो उसकी वैल्यू मजीद बढ़ जाती है बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ बॉन्डिंग हियर. सो यू हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी इन ऑर्डर टू ब्रेक ऑल दोज बॉन्ड्स एंड टू मेल्ट इट और टू बॉयल इट. सो इट्स वैल्यू इंक्रीजेस. इट्स मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू इज 1410 while its boiling point value is 2355 and these values are in degree centigrade. ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में ये वैल्यूज हैं. अच्छा, अभी बच जाते हैं हमारे पास 4 एटम्स, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन एंड आर्गन. ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर नॉन मेटल. अब इनके अगर आप मॉलिक्यूल्स को देखें तो इन सब में एक तो कोवेलेंट बॉन्डिंग मौजूद है. इन केस ऑफ फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन देयर इज कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड दे फॉर्म molecules like phosphorus exists in the form of P4 molecule, sulfur exists in the form of S8 molecule, while chlorine exists in the form of Cl2 molecule. जबकि आर्गन जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, वो नोबल गैस है.
अब इनके लिए रूल ये है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कि जब इनका साइज इंक्रीज होगा, विद द इंक्रीज इन साइज देयर इज एन इंक्रीज इन द वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, जब आप इनका साइज इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज वैन डर वाल्स फोर्स, और जब वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज होगा तो उसके रिजल्ट से जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होगा। अब इन तीनों के केस में हमने देखना है कि किसका साइज बड़ा है और किसका साइज छोटा है। देखें फास्फोरस का मैंने बता दिया कि वो P4 मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, सल्फर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H8, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, और अर्गान जो है वो इसी तरह अर्गान के फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। So this is S8 molecule, this is the structure of P4 molecule, while Cl2 तो आप जानते हैं क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान मॉलिक्यूल है, और अर्गान हो गया है, सेपरेट हो गया है। अब इन चारों को अगर आप देखें तो इसमें जो S8 है उसका साइज सबसे बड़ा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जिसका साइज बड़ा है तो उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस भी ज्यादा होती हैं। मतलब सपोज ये एक मॉलिक्यूल हो गया है, इसी तरह का अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ ड्रा करेंगे तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा एक दूसरे के साथ इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देके यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इनमें जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होंगी। सिमिलरली अगर आप P4 को देखें तो उसका साइज छोटा है, तो यहाँ पे अगर हम सिमिलरली एक दूसरा स्ट्रक्चर इसी तरह का ड्रा करें तो यहाँ पे दो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्सेस 3 हो गई हैं। तो जितना साइज बढ़ता जाता है उतना ही वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बढ़ते जाते हैं। तो अब S8 का साइज सबसे बड़ा है, फिर हमारे पास किसका साइज आ रहा है, P4 का साइज है फास्फोरस का, देन वी हैव द साइज ऑफ क्लोरीन, और फिर एंड में क्या आता है, अर्गान है, मतलब अर्गान का साइज सबसे छोटा है। अब प्रिंसिपल क्या है कि साइज अगर बड़ा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसके साथ वैन डर वाल्स फोर्सेस भी इंक्रीज हो रही हैं। सो इसी सीक्वेंस में देखें, इसका साइज सबसे बड़ा है तो इसका वैन डर वाल्स फोर्स भी सबसे ज्यादा होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी सबसे ज्यादा होगा। इट हैज मोर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम अर्गान की तरफ आएंगे तो उसका साइज छोटा हो गया है, इट मीन्स कि उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस कम हो गए हैं, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। So among this 4 molecule, when we go from left to right, the melting and boiling point decreases because their size decreases. So the van der Waals forces present in between their molecule decreases. So that's why we say that melting and boiling point decreases among these 4 molecules. अगर इनकी वैल्यूज को हम देखें तो इनकी वैल्यूज क्या आती हैं, after silicon we have phosphorus, then we have sulfur, chlorine and then argon. For phosphorus the values are 44, melting point value इसकी 44 है, जबकि इसकी boiling point value है 260. Similarly for sulfur the value of melting point is 119 and for boiling point its value is 445. देखें सल्फर की वैल्यू फास्फोरस से ज्यादा है, और इसका रीजन क्या है कि S8 का मॉलिक्यूल वो जेंट स्ट्रक्चर बनाता है एज कम्पेयर टू P4 मॉलिक्यूल। फास्फोरस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ P4 while सल्फर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ S8। अब S8 का साइज बड़ा है तो इस वजह से उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू फास्फोरस। Next comes chlorine. So the value of melting point for chlorine is minus 103 degree centigrade, while its boiling point value is minus 35. देखें वैल्यू डिक्रीज हो गई है in a sequence. Similarly for argon, the melting point value is minus 189, while the boiling point value is minus 486 degree centigrade. So ये sequence हो गया है melting और boiling point का in period number 3. और इसी तरह हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इन पीरियड नंबर 3। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।